नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट कैप्टन मनीष शाक्य को भी गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर ये क्रैश हो गया। N1 AME प्लेन सूर्या एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सूर्या एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। और देखिए, ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। नेपाल के काठमांडू में जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है उसकी तमाम तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर, राहत बचाव कार्य जहां पर चल रहा है, लगातार जारी है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और दूसरी, क्रैश के बाद जिस तरह का मंजर वहां पर देखने को मिला, आग लगी हुई है और आग के या धुएं के गुबार जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, बेहद भीषण यह हादसा हुआ है। और क्रैश के बाद आग लगी। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। चौथी तस्वीर आपके सामने, और त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा किस तरह से पेश आया, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 27 जुलाई को पीएम मोदी बैठक करेंगे। यूपी की आंतरिक कलह को लेकर यह बैठक होगी और दिल्ली में इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। कई केंद्रीय नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, अब एक लंबा समय गुजर गया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे उत्तर प्रदेश में सामने आए, कुछ अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का देखने को नहीं मिला, जिसके बाद तालमेल जो है वो सरकार और संगठन के बीच में कुछ बैठता हुआ ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा है। अंतरकलह लंबे समय से उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल रही है, जिसके बाद लगातार मंथन और बैठकों का दौर जारी है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, जिसके बाद हल निकालने की यहां पर भी इस बैठक में भी, इस मीटिंग में भी कोशिश की गई थी कि किस तरह से अब आगे की रणनीति पर ध्यान दिया जाए। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, कैसे उसमें अच्छा परफॉर्म किया जाए और संगठन और सरकार के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए। और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मिश्रा जी, लंबे समय से उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के बीच में तालमेल ठीक देखने को नहीं मिल रहा है और इसके बाद अब समीक्षा करने के लिए, मंथन करने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए एक अहम बैठक 27 जुलाई को। क्या मायने बैठक के? देखिए, लगातार जो है यूपी में जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है तो संगठन और जो है सरकार में खींचतान चल रही है, क्योंकि दोनों को लेकर के अभी बीच में आरएसएस वाले जो है हस्तक्षेप कर रहे थे। उन्होंने कहा हम बात करके दोनों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन तब नहीं हो पाया। अब जो है 27 तारीख दिल्ली में जो बैठक है उसको लेकर के जो है माना जा नीति आयोग की बैठक में सीएम भी जाएंगे, डिप्टी सीएम भी जाएंगे। तो भूपेंद्र चौधरी को बुला करके पीएम चाहते हैं कि उनके साथ पीएम साथ की बैठक कराई जाए और दूर हो जाए, ताकि आपकी तो जो चुनाव है उसका परिणाम सकारात्मक भाजपा को मिल सके। तो ये बैठक इसीलिए बुलाई जा रही कि संगठन के लोग भी होंगे और जो है सरकार के होंगे। तो संगठन और सरकार के भाजपा के महामंत्री भी रहेंगे और जो है अध्यक्ष भी रहेंगे। तो संगठन के अध्यक्ष महामंत्री के साथ साथ सीएम दोनों ब्रजेश पाठक और जो है केशव और मौर्य साथ साथ जो है सीएम बैठेंगे। तो सबके जिले से दूर करके प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यूपी की स्थिति बेहतर की जाए। बिल्कुल मिश्रा जी, यहाँ पर अब बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि बैठकों के जरिए, मंथन के जरिए ये जो अंतर कलह यूपी में भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि इस मुद्दे पर अब विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष भी बखूबी इस मुद्दे का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और दिन प्रतिदिन विपक्ष के तरफ से भी कई तरह के बयान इस पर सामने आ रहे हैं।
घुसपैठ हमलावर है, और वो खुद कह रहा है, कमेंट भी करता है कि भाजपा के जो है केशव मौर्य और सीएम के बीच में मनमुटाव है और संगठन के बीच में मनमुटाव चल रहा है, फिर आरएसएस से भी सही नहीं पड़ रही है। तो ये बातें विपक्ष लगातार कह रहा है, लेकिन अब जो खुद भाजपा के लोग इस बात को नहीं मानते हैं, वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं भाजपा के लोग कि कोई हमारा मनमुटाव है। लेकिन इतना जरूर है कि मनमुटाव है और उसे दूर करने के लिए सीएम को हस्तक्षेप करना पड़ रहा। ये माना जा रहा है कि दिल्ली की जो है हाईकमान के हस्तक्षेप से ये मामला शांत नहीं होगा और ये ऐसी स्थिति चलती रहेगी। लेकिन 27 तारीख हो सकता है ये बैठक हो जाए और उस बैठक में जो प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से लीडरशिप दूर हो जाए और फिर एकजुट होकर के सारे नेता भाजपा में काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, शंभू बॉर्डर खोलने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। हाल ही में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए। लोगों को यहां पर शंभू बॉर्डर को बंद करने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला जारी किया था हरियाणा सरकार के लिए कि शंभू बॉर्डर को जल्द से जल्द खोला जाए। वहां पर किसी भी तरह की तनाव की स्थिति नहीं है। लेकिन अब ये जो हाईकोर्ट का फैसला सामने आया था, इस पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और हरियाणा सरकार को बड़ी राहत यहां पर दी है। शंभू बॉर्डर खोलने के फैसले पर रोक, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। फिलहाल शंभू बॉर्डर बंद रहेगा, यह आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, हरियाणा और पंजाब सरकार को यह आदेश दिए गए हैं। हाल ही में हाई कोर्ट ने यह ऐलान किया था और यह फैसला सुनाया था पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों के लिए कि जल्द से जल्द शंभू बॉर्डर को खोला जाए। शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग की गई है उसको रिलीज किया जाए ताकि वहां पर यातायात हो सके और लोगों को जो परेशानियां हो रही है उसका हल करने के लिए फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया था। लेकिन इसके बाद याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है और यहां पर पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों के सरकार को बड़ी राहत मिली है। शंभू बॉर्डर खोला नहीं जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और भी ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में। स्पर्श, हाल ही में हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि शंभू बॉर्डर को अब रिलीज करना होगा, यहां पर जो बैरिकेडिंग है उसको हटाना होगा और फिर से खोला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बॉर्डर शंभू बॉर्डर बंद ही रहेगा। देखिए बिल्कुल अभी शंभू बॉर्डर बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो आदेश है वो फिलहाल दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है बातचीत करने के लिए कहा है कि जो एक कमेटी है वो आज जो है बनाई जाए, उसमें कमेटी में सदस्य जो है वो रखे जाए और बातचीत के आधार पर जो है ये रास्ता कहीं ना कहीं निकाला जाए कि किस आधार पर जो है जो बैरिकेडिंग है वो जो है शंभू बॉर्डर के खोले जा सकते हैं ताकि जो आवागमन है यात्रियों का वो जो है सीधे तौर पर जो है खुलता हुआ जो है नजर आए। किसानों की बात करें तो किसान लगातार ये कह रहे थे कि पिछले दिनों की जब भी शंभू बॉर्डर खुलेगा तो वो आगे जो है बढ़ते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थिति स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल जो अगले सप्ताह सुनवाई होगी इस मामले को लेकर, तब तक जो शंभू बॉर्डर है वो इसी तरीके से जो है शंभू बॉर्डर की स्थिति जो है एज इट इज देखने को मिलती हुई जो नजर आएगी। इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सरकार से भी कहा कि सरकार जो है बातचीत जो है क्यों जो है फिलहाल किसानों के साथ में जो है क्यों नहीं कर रही है। किसानों से भी पूछा कि क्यों सरकार से जो है बातचीत नहीं हो रही है और किसानों की तरफ से कहा गया कि सरकार हमेशा दिल्ली से बाहर बातचीत के लिए जो मंत्री है वो भेज। इस पर सूर्यकांत जी जो जस्टिस है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा पंजाब में ऐसा चलता है और उन्होंने किसानों के पक्ष की बात कही और उन्होंने कहा कि किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि बुधवार तक किसानों के पक्ष में और जनहित में शंभू बॉर्डर खुलेगा और किसानों के पक्ष में एक फैसला आएगा। सर आपके पास एक इमेज ये हमने आज कोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर बंद है और किस तरीके से अल्टरनेट बनाया गया लोगों के द्वारा। मौत के मुंह में आकर लोग अंबाला
तक आ रहे हैं, क्योंकि अंबाला में कैंसर केयर सेंटर है, अंबाला में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं तमाम, और अंबाला में हमारी क्लॉथ मार्केट जो अंबाला एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहां आने के लिए लोगों को इस रूट से आना पड़ रहा है, जो मौत के मुंह में आते हैं। आज हमने कोर्ट को यह भी दिखाया और गाइडलाइंस की मैंने मुख्य मांगी, क्योंकि अगर गाइडलाइंस ही बन गई तो सारे केस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद कोई नेशनल हाईवे को जाम ही नहीं करेगा, ट्रैफिक वहां पे करेगा ही नहीं, वहां पे ब्लॉक ही नहीं करेगा। सरकार भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन करी, आज हमने ये भी इसको बताया। हमें उम्मीद है कि बुधवार तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ जनहित का फैसला आएगा और इस रोड को खोलने के आदेश दिए जाएंगे। एक बार इमेज आप दिखा सकते हैं? जी ये इमेज है, ये हमने आज कोर्ट को दिखाई। ये पाइप्स के ऊपर, नदी के ऊपर से, जो घग्गर नदी है हमारे अंबाला के पास, वहां से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति मरते मरते बचा भी है। तो ये तमाम चीजें आज कोर्ट को दिखाई और अगले हम ये तमाम वीडियोस हम अगली बार अपनी एप्लीकेशन के थ्रू भी कोर्ट में अटैच करेंगे और कोर्ट को एक पेन ड्राइव देके सारी डिटेल्स हम अटैच करके कोर्ट को दिखाएंगे। चलिए अब एक बार फिर से हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे दोबारा से। और आप इस वक्त एक वकील को सुन रहे थे जिन्होंने यहां पर याचिका दायर की थी शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए, बैरिकेडिंग रिलीज करने के लिए। स्पर्श एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप जो कह रहे थे आप उसको कंटिन्यू करें। देखिए 2-3 मेन पॉइंट जो कोर्ट की सुनवाई के दौरान निकले हैं। पहला कि शंभू बॉर्डर बंद रहेगा अगली सुनवाई तक। दूसरा जो एक स्वतंत्र कमेटी है वो बनानी चाहिए और उसमें हरियाणा और पंजाब सरकारों को कहा गया है कि वो नाम दे कि कौन कौन से जो लोग हैं वो स्वतंत्र कमेटी में हो सकते हैं, ताकि वो जो लोग हैं वो किसान संगठनों से बात करें और उसके आधार पर कोई जो फैसला है या फिर कहें कि जो समाधान है वो शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर जो है निकाला जा सकता है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर से ये भी कहा गया है कि हरियाणा पंजाब सरकार से ये कहा गया है कि वो रास्ता बताए कि किस आधार पर या फिर कहें कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर जो है खोला जा सकता है, ताकि आम जनता जो है उसको परेशानी जो है ना झेलनी पड़े। ये एक जो बात है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है निकल कर सामने है। किसानों ने अपनी बात रखी सुप्रीम कोर्ट में कि जब भी सरकार बातचीत करती है, सरकार जो है बाहर जो है मंत्री भेजती है दिल्ली से और जो है मंत्रियों पर या फिर कहें कि मंत्रियों पर विश्वास नहीं है सरकारों को, इसलिए भी जो समाधान है वो नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में एक स्वतंत्र कमेटी जो है बनती हुई नजर आएगी। हरियाणा पंजाब सरकारें स्वतंत्र कमेटी के लिए नाम जो है देती हुई नजर आएगी, वो किसानों से बातचीत करेगी और उसके आधार पर हो सकता है कि कोई समाधान जो है शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर जो है फिलहाल निकलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी की स्थिति की बात कर देते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है फिलहाल शंभू बॉर्डर को एज इट इज यानी बंद रखने का जो निर्देश दिया अगली सुनवाई तक। बिल्कुल स्पर्श, अगली सुनवाई तक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है कि बॉर्डर क्लोज ही रहेगा, लेकिन अगली सुनवाई कब है? सबसे पहले तो स्पर्श आपसे ये जानना चाहूंगी। और इससे पहले जो आप बता रहे थे कि दोनों राज्यों की यानी कि हरियाणा पंजाब सरकार से सुझाव मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए और तनाव की कोई स्थिति भी पैदा ना हो? तो ये जवाब दोनों राज्यों की सरकार अपने अपने सुझाव कब तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचाएगी और अगली सुनवाई कब? देखिए अगले सप्ताह इस मामले पर अगली सुनवाई जो है वो आज जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से कहा है उसमें ये कहा है कि एक स्वतंत्र कमेटी जो है बनाई जाए, स्वतंत्र कमेटी में निष्पक्ष लोगों को रखा जाए, निष्पक्ष लोगों के नाम जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है जो हरियाणा पंजाब सरकार है वो दे और वो कमेटी जो है किसानों से बातचीत करेगी और किसानों से बातचीत करके समाधान निकाला जाएगा कि किस प्रकार से जो शंभू बॉर्डर है उसको खोला जा सकता है। क्योंकि किसान भी अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली जो है कूच करना चाहते हैं। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने के लिए, ताकि जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं जो है आवागमन में जो परेशानी है वो ना देखने को जो है मिलती हुई नजर आए। तो फिलहाल इस मामले पर अगली जो सप्ताह है वो सुनवाई जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस महत्वपूर्ण खबर पर साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि शंभू बॉर्डर अभी भी बंद ही रहेगा। हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था कि शंभू बॉर्डर के बैरिकेडिंग रिलीज की जाए और लोगों को जिस तरह से यातायात में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चलिए और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी का लगातार बैठकों का दौर जारी है। बरेली मुरादाबाद मंडल के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बरेली मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ दोपहर के बाद बैठक होगी और मुरादाबाद मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी
शाम को एक बैठक, यानी कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बैक टू बैक बैठकों का दौर अब देखने को मिलेगा। आज के दिन कुछ इस प्रकार का शेड्यूल सीएम योगी का आज रहेगा। बरेली मुरादाबाद मंडल के विधायकों के साथ आज सीएम योगी चर्चा करने के लिए पहुंचेंगे। बरेली मंडल में दोपहर के बाद बैठक आयोजित की जाएगी और मुरादाबाद मंडल में शाम को बैठक, यानी कि यहां पर मुरादाबाद और यहां पर मुरादाबाद के मंडल के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। और आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैं जगन जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस धरने के कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, और इस धरने के कार्यक्रम में मैं ना आता और जो मैंने फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखे हैं, शायद मैं सच्चाई नहीं जान पाता। पॉलिटिक्स में कभी आप सत्ता में रहते हैं, कभी सत्ता से बाहर चले जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये देख करके जो लोग सरकार में हैं उन्हें सादगी रखनी चाहिए, दूसरे लोगों की सुनना चाहिए, दूसरे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए। जो तस्वीरें और जो वीडियो देखने को मिल रहा है कि जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है। जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की, और उनसे संबंधित एक बड़ी जानकारी आपके सामने आ रही है फिर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दर्द छलका है। अफसरों की कार्यशैली पर एक बार फिर से निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सवाल उठाए हैं। अधिकारी मेरे सुनते ही नहीं है, ऐसा कहना है कैबिनेट मंत्री का। आरक्षण मामले में नुकसान हो रहा है, कुछ अधिकारी पूर्व सरकार के लिए काम कर रहे हैं, अधिकारी ही बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने और इसके आगे कहा अपने बयान में, आइए आपको सुनवा देते हैं। अब नदियों के किनारे ज्यादा निषादी रहते हैं। अब इसी से समझ सकते हैं कि अधिकारी कुछ ऐसे हैं कि कैसे निषादों को नाराज कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे को लटका के नाराज कर रहे हों, चाहे निषादों को इस तरीके से बाधा उत्पन्न करके उनका विकास का क्रम जो है। तो नदियों के किनारे रहने वालों को विशेष रूप से देखना पड़ेगा। 18% निषादों की आबादी है, 2018 से लगातार मोदी योगी के साथ हैं, तो आगे भी साथ रहें। अधिकारियों पर चिन्हित करें जो अधिकारी इसमें उपेक्षित रवैया अपना रहे हैं और निषादों को या सभी वोट को खराब करने की कोशिश करें, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें वहां से हटाया जाए। सदन में चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सदन में ट्रेन को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में केवल रेलवे ही एकमात्र सहारा है, लेकिन उसमें भी कोरोना काल से ट्रेनें स्टेशन पर रुकती ही नहीं, बंद है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। माननीय मंत्री जी का से पूछना चाहता हूं कि वाराणसी जिले से सटे चंदौली जिला है, मैं उस क्षेत्र से सांसद चुन के आया हूं। मेरा ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, मात्र रेलवे ही एक ऐसा साधन है जिसके गरीब को आने जाने के लिए उसको व्यवस्था है। लेकिन जब से कोरोना के बाद हमारे क्षेत्र में आने वाले 3-4 जो स्टेशन है उस पर जो रुकने वाली ट्रेन है वो ट्रेनें बंद हैं, इसलिए गरीबों को गंतव्य स्थान तक आने जाने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मुगल सराय से गया लाइन है और उसमें चंदौली और सैयद राजा स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन है, जो देहरादून एक्सप्रेस अप एंड डाउन, जम्मू तवी एक्सप्रेस अप एंड डाउन और गंगा सतलज एक्सप्रेस अप एंड डाउन जैसे पहले रुकती थी, क्या माननीय मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि ये ट्रेनें फिर से वहां पे रुके और लोगों को सुविधा मिल सके? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे और वहीं आंवला से सपा सांसद नीरज मौर्य ने मैलानी फर्रुखाबाद वाया शाहजहांपुर रेल लाइन को जोड़ने के लिए रेल मंत्री से सवाल किया, जिस पर रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवा देते हैं। लेकिन आज तक इस लाइन का निर्माण नहीं करा गया, जिससे कि बहुत सारे लोग, लाखों लोगों का जो आवागमन है वो अवरुद्ध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या शाहजहांपुर से वाया जलालाबाद फर्रुखाबाद के लिए एक मैलानी रूट है, उस पे नई लाइन जो प्रस्तावित है उसको बनाने की स्वीकृति देने का काम करेंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, देश भर में डेली करीब 20,000 गाड़ियां चलती हैं। उसमें इंडिविजुअल ट्रेन और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के बारे में अगर माननीय संसद कोई भी सांसद महोदय पूछना चाहें, आपका स्वागत है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करें। इस तरह से इंडिविजुअल प्रश्न से संबंधित अगर सप्लीमेंट्री पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा आपको। और यहां बुलेटिन के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 25 जून को संविधान हत्या दिवस का मामला सामने आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती। हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र से 7 दिन में जानकारी मांगी है। संतोष कुमार दोहरे की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ऐसा ऐलान किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई है कि ये जो दिवस घोषित किया गया है, संविधान हत्या दिवस 25 जुलाई को, इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, ऐसी मांग की है। और रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में प्रशासनिक अफसरों की बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। आईएएस दीक्षा जैन को सीडीओ कानपुर नगर बनाया गया, तो वहीं आईएएस सुधीर कुमार कानपुर नगर आयुक्त बने। आईएएस प्रेरणा सिंह एसीईओ ग्रेटर नोएडा बनी है। तो इससे पहले भी आपको यहां जानकारी के लिए बता दें कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में अफसरों के बीच, अधिकारियों के बीच देखने को मिला था। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के कुछ समय बाद ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला था। देख ले और एक बार फिर से तबादले। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।